तो अगर आपको याद होगा दिस रिलेशन इज I into A in the direction of area vector and if there are large number of turns तो ये मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी NIA। ठीक है, N रहता है नंबर ऑफ टर्न्स, I is current flowing through coil and A is cross sectional area of coil। ठीक है, या अगर सिंगल होगा तो एरिया ऑफ कॉइल ऐसा भी कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल कट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग सोलेनोइड रहा तो फिर उसका जो एरिया रहेगा दैट विल बी एरिया ऑफ कॉइल, उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था हमारा सोलेनोइड इस प्रकार से रहेगा और इसके ऊपर अगर आप कोई वायर बाउंड करते हो देखो पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे हम, कौन सा पोल नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। बोलो। राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो फिंगर इसके अलोंग कर होती है, तो मेरा थंब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड से लाइंस ओरिजिनेट होने वाली है। यहाँ से ओरिजिनेट हुई नॉर्थ, यहाँ पर साउथ में आकर टर्मिनेट होती है। तो ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल जैसा और ये साउथ पोल रहेगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू अ बायर मैग्नेट, क्योंकि बायर मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी ऐसे ही रहेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, देखो दोनों भी बिल्कुल सिमिलर है, इसके इनसाइड ये लाइंस कंटिन्यूअस रहेगी, यहाँ पे भी ये लाइन कंटिन्यूअस रहेगी।
सो अगर ऐसा है, कैसा है कि सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, तो क्या हम इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो निकाल सकते हैं क्या? हमें निकालना पड़ेगा ना। और इस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज देयर आर नो पैरामीटर्स। यहाँ तो बस है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, करंट कितना है, तो हम बता सकते हैं कि सर इतना करंट है, इतने टर्न्स है, तो इतने डिस्टेंस पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। क्या हम ऐसा बार मैग्नेट के बारे में बता सकते हैं क्या? तो देखो, जब जब ऐसा सवाल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि यार ये जो बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट सोलेनोइड कैसा है, क्योंकि आपको सोलेनोइड का बिहेवियर पक्का पता है। देखो दिस इज सोलेनोइड एंड ये हमारा बार मैग्नेट है। तो जब कभी भी हमें ये सोलेनोइड बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, तो व्हाट वी विल डू, हम ये बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट सोलेनोइड कौन है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे ये बार मैग्नेट मतलब इतने लेंथ का, इतने नंबर ऑफ टर्न्स का, इतना करंट फ्लो होने वाला सोलेनोइड है। अगर वो मिल गया तो फिर हम सोलेनोइड का बिहेवियर या सोलेनोइड के कारण तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये पूरा निकाल सकते हैं। और फिर आप कहोगे कि सोलेनोइड के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उतनी की उतनी बार मैग्नेट के कारण रहने वाली है। इज इट क्लियर? क्या ध्यान में आया क्या? आया है ध्यान में? यस सर। यस सर। ओके, सो देखो इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। सो characteristics या properties of bar magnet will be similar to that of किसके जैसी रहेगी? सोलेनोइड। ठीक है, सो देखो क्या कहेंगे हम, लेट्स कंसीडर, एक सोलेनोइड को कंसीडर करते हैं। ये उसका एक्सिस रहेगा, ये उसका मिड पॉइंट रहेगा। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे।
ऑफ छोटी सी लेंथ इसकी dx कहां पर है? सो इट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसकी रेडियस है a। ठीक है, एंड टोटल लेंथ है 2l। सेंटर से l राइट में, सेंटर से l लेफ्ट में। ठीक है, टोटल हो जाएगी 2l। और अब हम किसी p पॉइंट पर इसके कारण रहने वाली फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, which is at distance r from the axis। ठीक है, कोई सोलेनॉइड है? ठीक है, ऑफ रेडियस a, length 2l, n is number of turns per unit length, ठीक है। सो देखो, लेट्स कैलकुलेट at point P at distance r। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हमें पता है कि एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पर ये फील्ड कितनी होती है, ये हमने देखा है, क्या याद है? सर्कुलर लूप के कारण एक्सिस पर फील्ड कितनी रहेगी, इसका डेरिवेशन हमने किया है। अगर आपको ये डायग्राम याद करनी होगी तो ये इस प्रकार की डायग्राम थी। इस प्रकार से, और हमने कहा था कि देखो ये एक्स डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। और ये करंट लूप है, याद आया क्या? Yes, sir. तो अब एक लूप के कारण होने वाली फील्ड हमें पता है, तो क्या हम मल्टीपल लूप्स के कारण जो है वो निकाल सकते हैं क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब वही रिलेशन यूज करेंगे। लेट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at distance r because of small part of solenoid dx, which is at distance x from the center। तो देखो इसका रिलेशन क्या कहा, ये dx वाले छोटे लेंथ के कारण, छोटा सोलेनॉइड के पोर्शन के कारण इस पॉइंट P पर जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है कितनी फील्ड रहेगी ये निकालते हैं। सो ये रिलेशन आएगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB इज बिकॉज ऑफ कितने टर्न्स हो गए टोटल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, इसकी लेंथ है dx, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n dx। ठीक है, फिर आ जाएगा म्यू नॉट
I into a square upon 2 times r minus x का square plus a square रेस्ट टू द पावर 3/2। याद आया क्या ऐसा रिलेशन था? और देखो r माइनस एक्स क्यूब ये टोटल r है, उसके x आगे ये पार्ट है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस एक्स, ए स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट। सो एक्चुअली इस एलिमेंट के कारण ये इस एलिमेंट से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उस पार्ट के लिए जो रिलेशन है वो हमने लिखा है। सो the magnitude of total field can be calculated by integrating above relation from x equal to minus L to x equal to L। इस एंड से लेकर इस एंड तक के सभी लूप्स को कंसीडर करके यहाँ की अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। देखो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रल dv इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, n कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। इंटीग्रेट करेंगे, कौन बचा यहाँ पर सर? ऊपर तो सिर्फ dx बच गया, डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू अगर l से बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ है? -L to L, तो ये r माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 ये रफली r क्यूब जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ही l से बहुत ज्यादा है, तो ये x तो ऑब्वियसली छोटा रहेगा। ठीक है, इसलिए बचेगा क्या? x बहुत छोटा हो गया, a भी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है a की, तो ये हो जाएगा r रेस्ट टू द पावर 3/2 मतलब r क्यूब। ठीक है, और फिर ये रिलेशन बन जाएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये रिलेशन। इफ r इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू l, तो ये पूरा r क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा dx और r क्यूब बाहर निकल जाएगा। नीचे ही लिखना सही रहेगा। If r is very very large compared to l and a, then b will be mu naught n I a square upon 2 times r cube r क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रल dx -L to L, और ये वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू
म्यू नॉट NIA² इंटू, अब देखो इंटीग्रल dx विल बी x, L माइनस ऑफ माइनस L मतलब 2L आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हाँ, इस रिलेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ और ये रिलेशन एक्चुअली क्या कह रहा है देखते हैं। v इक्वल टू म्यू नॉट NIA² था ना, NIA² 2L अपॉन 2R3। अब देखो L इज 2L इज लेंथ, ट्वेल्व इंटू N विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या सही है? Also pi into A² will be equal to area। क्या सही है? तो ये रिलेशन बन जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट को लिख दिया, n इंटू 2L इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I इंटू पाई A², ऊपर पाई से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2πr3। ये रिलेशन बन गया म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू, देखो ये 4 आ गया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज I इंटू A²? I इंटू π² क्या आएगा? πr² एरिया, I इंटू A। एक सिंगल लूप के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी वो, NIA पूरे सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन R3। क्या सही है क्या? Yes, sir. So this is magnetic field because of solenoid। ठीक है, this is also the axial magnetic field of a bar magnet equivalent to solenoid। ठीक है, ये कैसे किया आपने? तो देखो बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल काम है। आपने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक नीडल किस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो रही है ये देखा, ठीक है। फिर क्या किया आपने? इस बार मैग्नेट को हटाकर यहाँ पर सोलेनॉइड को लाया और फिर आपने यहाँ का करंट इस प्रकार से एडजस्ट किया कि फिर से सेम डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब क्या है? सो बार मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और अभी सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एज द डिफ्लेक्शन इज सेम रहेगी। क्या सही है क्या? और फिर आप कहोगे कि ये पहले वाला जो आपका बार मैग्नेट था और अभी का जो सोलेनॉइड है, दोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और अगर ये इक्विवेलेंट है तो फिर इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अब हम कहेंगे, इसलिए फिर अब हम कहते हैं
सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हम कहेंगे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ a bar magnet is thus equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid that produces the same magnetic field. That produces the same magnetic field. इसका मतलब ये बार मैग्नेट एंड ये सोलेनोइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी रहेगी? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगी एम इतनी। अब देखो, हाँ, कुछ जगह पर आपको ये दिखाई देगा, हमने इसके पहले भी देखा था ना, कि इन मैग्नेटिज्म द फंडामेंटल मैग्नेटिक यूनिट या समथिंग विच इज बेसिक, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है मैग्नेटिज्म में, इज करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप ये मैग्नेटिक डायपोल जैसा ही बिहेव करेगा। तो हमने कहा था मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, magnetic monopole is not possible. So whatever smallest thing which we can have is m in magnetism. अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ थोड़ा सा आप कंपेयर करोगे, तो इन इलेक्ट्रिसिटी वी हैव p बार इक्वल टू q into 2l from negative to positive. In magnetism we have m bar which is I into a bar. ठीक है, यहाँ पर it can be considered as पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज से ये डायपोल बना है। इलेक्ट्रिक डायपोल ये इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से बना है। ठीक है, इन मैग्नेटिज्म आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर ये मैग्नेटिक पोल ये प्लस क्यू एम एंड माइनस क्यू एम दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से बना है। ये ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप इतना ही कह सकते हो कि ये मैग्नेट की डायपोल मोमेंट रहेगी m। इसको और छोटे पार्ट में, मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 12, ऐसा लिखना सही नहीं रहेगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल या पोल स्ट्रेन या मैग्नेटिक चार्ज ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। स्टिल टू कंपेयर इट विथ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जगह पर आप देखोगे कि अ मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, जो सोलेनोइड हो सकता है या एक बार मैग्नेट हो सकता है, इसको आप विथ मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ सिमिलर टू इलेक्ट्रिक चार्ज,
इसके कॉम्बिनेशन से बना है। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक चार्ज, आप कहोगे मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ। इक्वल टू प्लस माइनस क्यू एम। ये एग्जिस्ट नहीं करता, पर कंपेयर करने के लिए आप कंसीडर करते हो और फिर कहते हो दिस m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। क्या सही है क्या? एंड क्यू एम कैन बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिक चार्ज for the sake of calculation। बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसा किसी ने कंसिडर किया तो चलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो हमने Please इतना ही next. हाँ, हमने इतना ही देखा कि देखो भैया, एक बार मैग्नेट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो बार मैग्नेट का बिहेवियर बिल्कुल उसके सोलेनॉइड, उसके इक्विवेलेंट सोलेनॉइड जैसा रहेगा। उसका इक्विवेलेंट सोलेनॉइड मतलब क्या? तो बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड एक ही जगह पर प्लेस करने के बाद किसी आर डिस्टेंस पर सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उस सोलेनाइड को मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो आपको I भी लगेगा करंट और ए भी लगेगा। सो वो I इंटू ए का प्रोडक्ट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। क्या सही है? और फिर अभी जाकर हम छोटा सा पार्ट एक डिस्कस करते हैं। What will happen when dipole is placed in uniform magnetic field? तो देखो बड़ा आसान है। इस प्रकार से अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर हम हमारा डायपोल रख रहे हैं, ऑब्वियसली एक पोल रहेगा नॉर्थ पोल, एक पोल रहेगा साउथ पोल। क्या होगा? तो सर यहाँ पर तो टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है।
ठीक है, टॉर्क एक्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ पोल पर फोर्स इस प्रकार से लगने वाला है, साउथ पोल पर इस प्रकार से लगने वाला है। ओके सर, कितना रहेगा ये टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b बार। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, अदरवाइज इस मैग्नेटिक नीडल के साथ क्या होता है या इस डायपोल के साथ क्या होता है, अगर इसके ऊपर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो बोलो। क्या होगा इसके साथ, अर्थ पर ये कौन से डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता है, सर ये अर्थ पर खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, करता है क्या, Yes, sir. क्यों अलाइन करता है, सर ये अलाइन इसलिए करता है क्योंकि ये अर्थ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब क्या हुआ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी और ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसे हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करेगी। क्या होगा, अगर ये अभी थोड़ा सा रोटेट हो गया तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स कैसे रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये वाला फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, रेड वाला फोर्स इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पार्ट है इसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्या होगा, एक पार्ट आएगा जब ये बैलेंस हो जाएंगे और वहां जाकर ये मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास स्टेबल हो जाएगा। क्या सही है, इज इट क्लियर। Yes. तो क्या होगा, ये स्टेबल होने के पहले ये ऑसिलेट होने की कोशिश करता है। ठीक है, और अब आप कहोगे इन इक्विलिब्रियम क्या लगे तो मैं ऐसा कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, will try to restore dipole in original condition या original state and thus an equilibrium condition will come when external torque and restoring torque are equal। क्या सही है क्या, ये कंडीशन आ जाएगी कि when और ऐसे केस में ये केस अचीव होने के पहले ये थोड़ा सा ऑसिलेट होगा और ऐसे फिर आप कहोगे इन इक्विलिब्रियम we can write relation as I into d2 theta by dt square equal to minus mb sin theta। I is inertia, देखो ये I into अल्फा टॉर्क
d2 थीटा by dt square is equal to माइनस mb sin थीटा। माइनस mb sin थीटा मतलब क्या है? ये वाला टॉर्क mb, m क्रॉस b, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आ जाएगा mb sin थीटा, ये लगने वाला टॉर्क है, और I इंटू अल्फा ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए I इंटू अल्फा इक्वल टू mb sin थीटा। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन आ गया। क्या सही है? ठीक है, बट ये किसका रिलेशन है? m d2 थीटा by dt स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये ऑसिलेशन का रिलेशन है। स्प्रिंग को अगर आप किसी एक आधे ब्लॉक के साथ अटैच करते हो तो जो ऑसिलेशन होते हैं उसका रिलेशन इस प्रकार से आया था हमारा, ठीक है। ये एंगुलर है इसलिए थीटा तो ये एसएचएम का रिलेशन है, वेयर ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? एम बी अपॉन ये आई, इसको मैं सिंपली आई लिखता हूँ। दिस इज मैग्नेटिक इनर्शिया, हाँ, दिस इज नॉट करंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, ठीक है। देखो अगर आपको ये याद नहीं होगा तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में होता है F इक्वल टू के एक्स। आप लिखते हो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। के बाय एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्सीलरेशन आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या सही है? इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? अल्फा, तो आई उधर चला गया, इसलिए हमने लिखा एम बी बाय आई इज अवर ओमेगा स्क्वेयर। एक्स के जगह यहाँ पर साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू, आई नीचे चला गया, एम बी अपॉन आई को ओमेगा स्क्वायर कहा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे टाइम पीरियड जनरली होता है 2 पाई बाय ओमेगा, सो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन एम बी। या यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, बी की वैल्यू देखो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बी उधर चला जाएगा फिर, सो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू, यहाँ पर स्क्वायर किया है तो टी का स्क्वायर रहेगा। तो अगर एक आधी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक डायपोल ऑसिलेट हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप ऐसा निकाल सकते हो। इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन बाय UM इक्वल टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस M डॉट B।
ठीक है, PE is 0 at theta equal to 90 degree. M dot B, MB cos थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री रहा B बार एंड M बार के बीच का एंगल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। ठीक है, तो ये डायपोल और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हमारे पास रहेगी। ठीक है, विद दिस वी विल स्टॉप टुडे।